हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है और उसी के साथ हमारा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का भी लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो वहाँ पर हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी ये कहानी एक जिन की है। चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। ये घटना 1970 के दशक की है। पढ़ाई में तेज़ होने की वजह से बाबूजी ने मुझे एक पुरानी साइकिल दिला दी थी। दरअसल मेरे स्कूल के हेडमास्टर साहब का घर मेरे घर से दूर था। एक गांव से दूसरे गांव तक का फासला था। मैं उनसे हिंदी पढ़ता था। पढ़ने के लिए मुझे उनके गांव जाना पड़ता था। स्कूल से घर आकर खाना खाता, थोड़ी देर आराम करने के बाद खेलने चला जाता। वापसी पर नहाने के बाद साइकिल उठाकर ट्यूशन पढ़ने चला जाता। लौटते समय अक्सर रात ही हो जाती थी। शुरू शुरू में मुझे बहुत डर लगता था, मगर धीरे धीरे मैं उस रास्ते का आदी हो गया। तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता वीरान और सुनसान था। उसके बाद आबादी शुरू हो जाती थी। मैं साइकिल पर ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाता, गुनगुनाता, तेज़ी से पाइडल मारता हुआ वहाँ से गुजर जाता था। कभी जंगली जानवर नज़र आ जाते तो रास्ता बदल लेता। वहाँ ज़्यादातर गीदड़ और बंदरों का राज था। एक दो दफ़ा उन्होंने मुझे रास्ते में तंग भी किया, मगर धीरे धीरे मुझसे घुल मिल गए। एक दिन मेरे मन में सवाल उठा कि फासले का कोई छोटा सा रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि 10 से 15 मिनट बच सके। जाते जाते ये ख्याल मेरे दिल में आया था और फिर सोचा वापसी पर कोशिश ज़रूर करूँगा। चांदनी रात थी। मैं काम ख़त्म करके उठा। हेडमास्टर मुझे अपने घर के दरवाजे तक छोड़ने आए। कहने लगे, बेटे, रास्ते में तुम इन सवालों को दिल ही दिल में दोहराते रहना। इस तरह वक्त भी अच्छा कट जाएगा और सवाल के जवाब याद भी हो जाएंगे। जी हेडमास्टर, ऐसा ही करूँगा। ये कहकर मैंने मास्टर साहब को अलविदा किया और घर की तरफ चल दिया। आधा मील जाने के बाद वो जगह आ गई जहाँ से रास्ता 3 विभिन्न दिशाओं में बढ़ जाता था। यहीं से मुझे छोटा रास्ता ढूंढना था। पहले तो डर लगा कि कहीं रास्ता ढूंढने की कोशिश में भटक ना जाऊं, लेकिन मनमौजी तबीयत पाई थी। फौरन तैयार हो गया। कुछ घने पेड़ों और जंगलों वाले झाड़ियों के रास्ते से मैं निकलने की कोशिश करने लगा। और पहले तो वो झाड़ियों ने मुझे तंग किया। फिर एक बड़ा सा मैदान आ गया। मैं साइकिल दौड़ाकर मैदान पार कर गया। अपने हिसाब से मुझे दाएं तरफ मुड़ना था, मगर अचानक ही साइकिल की चेन उतर गई और मैं उतरकर चेन चढ़ाने लगा। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि ये रास्ता इतना सन्नाटा नहीं था। फिर मुझे बकरियों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। यकीनन यहाँ आसपास कुछ घर थे। इस ख्याल से मेरे दिल को ठंडक बनी। मैंने साइकिल की चेन चढ़ाई और साइकिल पर सवार होने से पहले इधर उधर नज़रें दौड़ाई कि हो सकता है कि कोई चरवाहा चांदनी रात में बांसुरी बजाता हुआ इधर ही आ रहा होगा। उस मैदान के दक्षिण कोने पर मुझे एक धब्बा सा नजर आया। आंखों पर जरा जोर दिया तो राज खुला कि इधर कोई झोपड़ी है, शायद कच्चा मकान। बकरियों की आवाज़ भी उसी दिशा से आ रही थी। उत्सुकता ने कहा कि एक राउंड लेकर उस घर का भी मुआयना कर लेना चाहिए। अगर कोई चार वहाँ मिल जाए तो उनसे दोस्ती भी हो जाएगी और उनसे दोस्ती करके रास्ता भी पता चल जाएगा। ये लोग रास्ते से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। ये सोचकर मैंने साइकिल का रुख उस तरफ मोड़ दिया, मगर फिर ख्याल आया कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़े बुजुर्ग जो संसार त्याग कर तपस्या करने के लिए आए हों, ये भी वहाँ पर हो सकते हैं। ऐसे लोगों को रात के समय तंग नहीं करना चाहिए। मैंने साइकिल वापस मोड़ ली और अपने पुराने रास्ते की तरफ जाने का दिल बना लिया। अचानक बचपन में सुनी हुई भूत प्रेतों की कहानियाँ मेरे जहन में चलने लगी। तेज़ रफ्तार से साइकिल
दौड़ाता हुआ 2-2.5 मील का रास्ता तय करके मैं घर लौट आया। खाना खाकर जब पढ़ने के लिए बैठा तो उस रास्ते का भूल भुलैया मुझे मानो याद आ गया। मैंने यूं ही कागज़ पर नक्शा बनाया। जब वो मैदान बनाने लगा, झोपड़ी का ख्याल भी आया। उस जगह पर भला कौन हो सकता है, या फिर कोई और होगा। दिल ही दिल में मैंने सोचा कल जाते हुए उस रास्ते को खोज लूँगा। हो सका तो उस झोपड़ी के रहने वालों से भी मुलाकात कर लूँगा, ताकि कभी रास्ते में प्यास लगे तो उसके पास कुछ घड़ी रुक जाऊँ और पानी पी लूँ। अगले दिन मैं सूरज छुपने से बहुत पहले घर से निकल आया। तेज़ी से पैडल मारता हुआ इधर उधर भटकता रहा। आखिरकार उस मैदान तक पहुंच ही गया। मैंने छोटा रास्ता ढूंढ लिया था, मगर मुश्किल ये थी कि उस रास्ते में झोपड़ियां बेशुमार थीं। ज़रा सी देर के बाद साइकिल से उतरना पड़ता था। दिल में प्लान बनाया कि कल बेलचा साथ लेकर आऊँगा। बड़ी झाड़ियों को रास्ते से हटा दूंगा। छोटी झाड़ियों के बीच साइकिल चलाने में मुझे महारत हासिल थी। दिल ही दिल में बड़ी झाड़ियों की तादाद गिनता मैं उस मैदान में आ खड़ा हुआ। बकरियों की आवाज़ ने एकदम याद दिलाया कि मुझे उस झोपड़ी वाले आदमी से भी मिलना है। फिर मैंने देखा बरगद के पेड़ के पीछे घास फूस का बड़ा सा ढेर पड़ा हुआ था। बकरियों की आवाज़ वहीं से लगातार आ रही थी। इसका मतलब ये था कि कोई जीव यहाँ मौजूद है। फिर मैं साइकिल से उतरकर पैदल ही चल पड़ा। जब थोड़ा आगे आया तो सामने छोटा सा कच्चा रास्ता दिखाई दिया। बकरियों की आवाज़ वहीं से आ रही थी। उस कच्चे घर से ज़रा दूर कुछ घर खंडर की शक्ल में नज़र आ रहे थे। शायद कभी यहाँ आबादी होगी। किसी भी वजह से वहाँ के लोगों को घर छोड़ना पड़ा होगा, और हो सकता है कि वो लोग घर छोड़कर कहीं चले गए हो। एक आध घर के लोगों ने यहाँ रहने पर तरजीह दी होगी। अचानक करीबी झाड़ियों से एक बिल्ली कूदी। मैं खुद ही डर गया। बिल्ली मेरे सामने भागती हुई सामने वाले कच्चे रास्ते की ओर चले गई और दीवार पर बैठकर मज़े से मुझे घूरने लगी। मुझे अपनी बुज़दिली पर हंसी आ गई। बिल्ली पालतू दिखाई देती थी। वो सफ़ेद बिल्ली नन्ही नन्ही परी सी लग रही थी। उसकी आंखों की रोशनी डूबते सूरज की किरणों में तेज़ी से रंग बदल रही थी। मैं भी वहीं खड़ा होकर उस बिल्ली को देखता ही रहा, और वो भी मुझे एक तक देखते ही रही। फिर वो बड़े धीरे से अंदर की तरफ कूद गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर किसी ने उसे बुलाया हो। शायद ये पता नहीं मेरा वहम था या ये सच था। बहरहाल अंदर कोई ना कोई ज़रूर था, क्योंकि बकरियों के साथ साथ किसी के चलने फिरने की आवाज़ें भी आ रही थी। पहले मैंने सोचा कि दरवाजे पर दस्तक दूं, मगर मैं थोड़ा डर गया कि अंदर कोई औरत ना हो तो अच्छा है, और उसका घरवाला कहीं बाहर गया हुआ होगा तो वो ठीक नहीं होगा। और यही सोचकर मैं वापस पलटा, और साइकिल की ओर जाते जाते जब मैंने पीछे दोबारा पलट कर देखा तो दरवाज़ा हल्का सा खुला था, और वो जो दरवाज़ा खुला था उनमें से 2 आंखें नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई देख रहा है। वो आंखें इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मानो अपनी ज़िंदगी में मैंने उससे ज़्यादा खूबसूरत आंखें कभी नहीं देखी थी। मैं वो आंखें देखकर दंग रह गया, और मानो वहाँ से अपने कदम आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता था। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि प्यास के बहाने उस हसीना से 2-4 बातें की जा सकती है। बड़े अच्छे अंदाज से मैं वापस उसी घर की ओर लौटा और बहुत ही अच्छे अंदाज में उनसे कहा, मुझे प्यास लग रही थी। दूर से आपका घर नज़र आया, मैं आ गया। क्या आप मुझे पानी पिला सकती हो? मेरे इस दरख्वास्त का संतोषजनक असर हुआ। दरवाज़ा थोड़ा सा और खुल गया। लड़की का आधा जिस्म और आधा चेहरा नज़रों के सामने आ गया, और वो ऐसा लग रहा था जैसा मानो बादलों के बीच में खूबसूरत चांद जो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी
कि ऐसा लग रहा था आसमान से परी नीचे उतर कर आ गई है। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं ऐसा डूब गया कि उसके शब्दों पर मैंने गौर ही नहीं किया, मगर उसका लहजा ये बता रहा था कि उसने मेरी याचना स्वीकार कर ली थी। तुरंत वो दरवाजे के पीछे से गायब हो गई। मैं आशा निराशा की अवस्था में वहीं खड़ा रहकर ये भूल गया कि मैं किस काम के लिए यहाँ आया था। मुझे भी बहुत दूर जाना था। ऐसा लगता था उसने मुझे पत्थर का बना दिया है। मेरी नज़रें उसी दरवाजे पर जमी हुई थी। उसकी आहट के इंतज़ार में मेरे कान तरस रहे थे। कुछ सेकंड मुझे सदियां जैसी लग रही थी। उसके बाद दरवाज़ा थोड़ा सा और खुला और उसके हाथ आगे बढ़े। उसने सफ़ेद कटोरा थामा हुआ था। सूरज की नारंगी किरणें कटोरे पर प्रतिबंध प्रतीत हो रही थी। उस कटोरे में पानी की बजाय ताज़ा दूध था। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाया, जैसे मैं बरसों का प्यासा था उस कटोरे के लिए। मेरी उंगलियों ने उस अंदाज से उस हसीना की उंगलियों को चूम लिया। उसकी उंगलियां थोड़ी सी कपकपाई और एक ही सांस में मैं दूध सारा का सारा पी गया। ना जाने दूध में क्या चीज़ मिलाई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी रग रग में ठंडक समा गई है। कटोरे की आड़ में मैंने उसके चेहरे का जायज़ा लिया। नीले नीले रंग के लिबास में उसका चेहरा किसी सितारे की तरह चमक रहा था। मैंने कटोरा वापस किया। वह आंखें झुकाकर बोली, और क्या चाहिए? उसकी ज़ुबान और लहजा मधुर था। इनकार में सिर हिलाते हुए मैंने सोचा, ये लड़की ज़रूर किसी अच्छे घर की है। फिर इस वीरान में क्या कर रही है? हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया, आप अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर रहती हो क्या? उसकी सितारा आंखें झिलमिला उठी। वो मुझसे बोली, मेरे माँ बाप यहीं रहते हैं। मेरी माँ भोली और अपाहिज है और मेरे पिता मजदूरी के लिए शहर चले जाते हैं। रात को देर से लौटते हैं। घर का सारा काम काज मुझे करना पड़ता है। मुद्दत के बाद किसी इंसान की शक्ल दिखाई दी है। पिता तो देर से आएंगे, चाहो तो अंदर आकर खाना खाकर चले जाना। मैं उस खुली दावत पर बौखला गया। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि मुझे अपने इरादों पर शर्म आने लगी। जाहिर है घर में उसकी माँ है। लड़की अकेले रह रहकर बोर हो गई। इस उम्र में हंसने बोलने के लिए किसी हम उम्र की तलाश होती है, मगर पिता की खुदगर्जी ने लड़की को थोड़ा सा अजीब बना दिया था। तो इसमें उसका क्या कसूर? दिल ने फौरन ये दलील मान ली। मैंने मोहब्बत से जवाब दिया, आज मुझे जल्दी जाना है। वापसी पर हो सका तो आऊँगा, वरना कल पक्का मिलेंगे। वो हैरानी से बोली, सच? क्या रोज़ आओगे? मैंने सर हिलाते हुए कहा, हाँ रोज़ आऊँगा। फिर उस समय तो मैं पानी की प्यास बुझाकर चला आया, मगर दिल में ऐसी आंख भड़क उठी थी जो उसके दीदार से ही बुझ सकती थी। अगले दिन मैं फिर गया। उसके बाद ये मेरी दिनचर्या हो गई कि उस तरफ से रोज़ाना गुजरने लगा। एक हफ्ते बाद ही हमारी मुलाकात वो सारी बातों से गुजर के हाल दिल सुनाने तक पहुंच गई। उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया था। कहती थी, तुम जिस नाम से पुकारोगे वही नाम मेरा होगा। अगर मैंने तुम्हें अपना असली नाम बता दिया और कभी वो तुम्हारी ज़ुबान से निकल गया तो मेरी रुसवाई होगी। मेरे रिश्तेदार बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। पिताजी ने उन सभी लोगों से संबंध छोड़ कर रखा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? उसने कहा कि मेरी माँ से शादी करके अलग रहने लगे थे। मेरी माँ गैर बिरादरी की थी, इसीलिए लोग मेरे पिता से नाराज़ हो गए, मगर हमसे गाफिल नहीं है। मैंने उसका नाम लाइबा रखा। मुझे वो जादूगरनी ही तो लगती थी जिसने पहली ही नज़र में मुझ जैसे शरीफ लड़के को दीवाना बना दिया था। मैंने अपने बारे में उसे सब कुछ बता दिया था कि मैं इंटर का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। बीमारी की वजह से मैं पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह गया हूँ। उसने मुझे एक पाउडर दिया। कहने लगी, रोज़ रात में दूध के साथ इसे घोलकर पी लिया करो।
तुम्हारी याददाश्त बेमिसाल हो जाएगी। ये मेरी माँ का बनाया हुआ नुस्खा है। मेरी माँ हकीम की बेटी थी। उन्हें बेशुमार नुस्खे याद थे। अब वो चल कर पानी तक भी नहीं पी सकती। मैंने पाउडर ले लिया और वाकई उसने जो कहा था उससे कहीं बढ़कर मुझे फ़ायदा हुआ। मुझे एक बार सबक पढ़ लेने से ही पूरी किताब मानो जैसी याद हो जाती थी। हेडमास्टर मेरे दिमाग के परिवर्तन से बड़े हैरान हुए। पूछने लगे, क्यों बेटा, तेरी अम्मा तुझे बादाम पिस्ते खिलाने लगी है? पहले तो 2-3 दफ़ा सवाल करने पर उसका हल तुझे समझ आता था, मगर अब एक दफ़ा के बताने पर सारे सवाल खुद कर लेते हो। मैं मास्टर साहब को क्या बताता कि एक हकीम की नवासी से इश्क लड़ा लिया है। मेरा सारा तेज़ दिमाग उसी की देन है। इंटर के इम्तिहान में मुझे कामयाबी हासिल हुई। इसी के साथ मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। मेरे पिता मेरी कामयाबी पर बहुत खुश थे, मगर उन्हें ये खुशी रास न आई। उन्हें पैरालाइज हो गया। अच्छा भला चलता फिरता आदमी पलंग पर होकर रह गया और नतीजा ये हुआ कि मुझे नौकरी करनी पड़ी। मैंने अपनी हालत लाइबा से छुपा रखी। अपने घर वालों को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। लाइबा ने मुझे इशारे इशारों में ये कह दिया था कि उसके पिता को उस पर कुछ शक हो गया है। वो किसी हालत में उसे किसी अजनबी के हवाले नहीं करेंगे और इन हालतों में वो मेरी शादी नहीं होने देंगे। उन्हें अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है और इसीलिए अगर लाइबा की शादी हो गई तो वो अकेले रह जाएगी। उसकी सेवा करने के लिए लाइबा का होना ज़रूरी है। ये बात वो कई बार कह चुकी थी। मैंने लाइबा से कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पिता से बात कर सकता हूँ। लाइबा हाथ जोड़ते हुए बोली, समीर, तुम ऐसा कभी नहीं सोचना। दुनिया से इतना वो परेशान है कि आज वो सभी लोगों से नफरत करते हैं, इसीलिए इस वीराने में आकर आबाद हुए हैं। जज्बात से कोई सरोकार नहीं। मेरी माँ भी जब यहाँ अकेले रहती थी तो वो बहुत परेशान होती थी। उसे अकेला रहना नहीं पसंद था, लेकिन मेरे पिताजी के आगे मजबूर वो घूट घूट कर यहीं जीने लगी। और अगर मेरे पिताजी इतने समझदार होते तो मैं खुद ही उनसे बात कर लेती। मैंने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी उम्र तुमसे छुप छुप कर मिलता रहूं। मेरी माँ भी बूढ़ी है। मुझे अपनी 2 छोटी बहनों की शादियाँ भी करनी है। माँ की ख्वाहिश है कि पहले घर में बहू आ जाए, फिर बाद में मेरी दोनों बहनों की शादियाँ। लाइबा थोड़ी देर तक सोचते रही, फिर कहने लगी, क्या तुम सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हो? मैंने बड़ी सच्चाई से जवाब दिया, लाइबा, मैं अपने माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ। उसके चेहरे पर खुशी सी छा गई। बोली, अच्छा समीर, तुम्हारे माँ बाप मुझे कबूल कर लेंगे? मैंने हंसकर कहा, आजमा कर देख लो। मैं उनका एक लौता बेटा हूँ। मेरी माँ बहुत सीधी सादी और पिता बहुत नेक दिल हैं। अगर मैं इशारा भी करूँ तो वो लोग खुशी खुशी तुम्हारे पिता से मिलने आ जाएंगे। लाइबा उदास हो गई। कहने लगी, बार बार ये बीच में मेरे पिता का नाम क्यों लेकर आते हो? मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि वो नहीं मानेंगे। तुम मुझे यहाँ से ले चलो। मैं वादा करती हूँ कभी भूल कर भी अपने माँ बाप को याद नहीं करूँगी। बोलो कि ऐसा करने की हिम्मत है? बात हिम्मत की नहीं, मोहब्बत की थी। मुझे लाइबा से हकीकी इश्क हो गया था, और जब ये जालिम जज्बात जाग गए तो डरपोक से डरपोक आदमी बड़े से बड़ा कारनामा कर गुजरता है। लाइबा को भगाकर ले जाना तो बहुत ही आसान बात थी। मैंने उसकी माँ से मिलने को कहा। लाइबा नहीं मानी। पिता से मिलना चाहा, तब भी वो राज़ी नहीं थी। मैं उन दोनों को तुम्हारी शक्ल नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि वो तुमसे दुश्मनी बांध लेंगे और मेरी वजह से तुम्हें मुसीबत उठानी पड़ जाएगी। पिता जब इंतकाम लेने पर आते हैं तो किसी को माफ़ नहीं करते। जब उसने देखा ही नहीं तो मुझे कैसे ढूंढ सकेंगे? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मेरे जालिम बाप से ना मिलो। माँ से मिलोगे तो वो किसी न किसी तरह पिता को ज़रूर बता देगी। उसे मेरे फैसले पर भरोसा नहीं हो सकता। मुझे वो बच्ची समझती है, मगर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ।
अपनी मर्जी से तुम्हारे पास जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, लेकिन कैसे? जिस पर उसने कहा, यह तो तुम्हें खुद ही तय करना होगा। फिर ये सुनकर मैंने अपनी अकल को दौड़ाना शुरू किया। आखिर एक तरकीब मुझे समझ आ गई। आखिर मैं अपनी माँ से इशारों इशारों में कई बार बात कर चुका था कि वो मेरे लिए लड़की ना ढूंढे। फिर मुझे ये भी याद आ गया कि कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त हुआ करता था, हारून। उसकी एक बहन थी। हारून अक्सर अपनी बहन की बातें मुझसे किया करता था। वो बहन बहुत नटखट थी, भाई को बहुत तंग करती थी। अच्छे खाते पीते ज़मींदार घर का लड़का था। इत्तेफाक से एक हादसे में हारून के पिता की मौत हो गई थी। हारून की माँ अपने पति की गम को बर्दाश्त न कर सकी। तीसरे दिन उनकी भी मौत हो गई थी। दोनों भाई बहन अकेले रह गए। जालिम चाचा ने उनकी दौलत पर कब्जा कर लिया और दोनों भाई बहन को अपने साथ दिल्ली ले गया। ये कुछ बरस पहले का वाकया था। मुझे हारून फिर कभी नहीं मिला। माँ से उस हादसे के बारे में मैंने बार बार जिक्र किया था। इस वाक्य के हवाले से लाइबा का परिचय और हारून की बहन की हैसियत से मैंने कई बार अपनी माँ से हमदर्दी हासिल की थी। हारून के बारे में कोई भी बात गढ़ी जा सकती थी। अपने इस प्लान का मैंने लाइबा से जिक्र किया। वो कहने लगी, आप कुछ भी कहे, मैं अपना किरदार निभा लूँगी। लाइबा से मेरे ताल्लुकात लगभग 10 महीने से थे। अब तक किसी को भी मुझ पर शक तक नहीं हुआ था कि शाम के वक्त मैं चुपके से साइकिल संभाल कर कहाँ निकल जाता हूँ। पिताजी मुझ पर विश्वास करते थे और अपनी सीधी सादी माँ को बहलाना आसान काम था। किसी से दोस्ती ऐसी गहरी नहीं थी कि उसे दिल का राज बताता। नौकरी के बाद मैं अब थोड़ा सीरियस हो गया था। लोग वैसे भी हमारी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। फिर मैंने लाइबा को घर लाने का सोचा और वैसा ही करना भी चाहा। मैंने अपने घर में हारून की झूठी झूठी कहानी पढ़कर सुना दी कि वो अपनी किस्मत आजमाई के लिए जापान जा रहा है। उसके रिश्तेदारों ने जायदाद पर कब्जा करने के बाद दोनों भाई बहनों को घर से निकाल दिया है। हारून चाहता है कि वो अपनी बहन को यहाँ किसी भरोसेमंद घराने में छोड़ कर जाए। इसीलिए वो दिल्ली से मेरे पास आया था। मेरी माँ राज़ी हो गई। बाबूजी कहने लगे, अगर लड़की अच्छी है तो उसे हमेशा के लिए अपने पास ही छोड़कर जा सकता है। मैं हारून से मिलकर बात कर लेता हूँ। बाबूजी को मनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो हारून से मिलना चाहते थे और मैं उसे कहाँ से लाता। बड़ी मुश्किल से समझाया कि हारून से एक छोटा सा जुर्म हो गया है। उसने अपने चचेरे भाई पर गुस्से में हमला कर दिया था। उसके चाचा ने उसके पीछे पुलिस लगा दी है। वो भागकर जापान जाना चाहता है। अगर कामयाब हो गया तो चाचा के कहर से बच जाएगा। इसीलिए वो छुपा छुपा घूम रहा है। बाबूजी को थोड़ा बहुत यकीन आ गया। कहने लगे, ऐसे इंसान की मदद इस हालत में करना ठीक ही होगा। फिर इसके बाद कहने लगे कि अगर उसने अपनी बहन के लिए भरोसे के लिए तुम्हें चुना है तो हम उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि वो हम पर जो भरोसा बनाए रखा है वो ज़िंदगी भर बनाए रखे। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने ये ड्रामा किया कि माँ से पहले ये कह दिया कि हारून अपनी बहन को ले आया है, मगर पुलिस को उसके यहाँ आने की सूचना मिल चुकी है। वो शाम के समय अपनी बहन को यहाँ लाएगा। हो सकता है कि दरवाजे से ही वो विदा हो जाए, आपसे ना मिले। दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं। किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि लाइबा उसकी बहन है। मेरी माँ बहुत अच्छे दिल की थी। यही हाल मेरी दोनों बहनों का भी था। लाइबा मुझे वादे के अनुसार घर के दरवाजे पर मिल गई। उसने बड़ी सी चादर में कुछ छुपा कर रखा हुआ था। मैंने पूछा तो कहने लगी, ये मेरा दहेज है, आप इसको तस्लीम कीजिए। मत पूछो कि ये सब क्या है, बस भरोसा रखो, आपके लिए कभी मुसीबत नहीं बनूंगी। लाइबा मेरी साइकिल के पीछे बैठ गई और घर के ज़रा फासले पर उतर गई। उस समय हमारी गली सुनसान थी। मैंने लाइबा से कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जा। दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला। जल्दी से लाइबा को सहारा दिया। उसकी पीठ थपकी, फिर मेरी तरफ
सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैंने जल्दी से कहा, अम्मा, हारून नुक्कड़ से वापस लौट गया। मोहल्ले के कुछ लोग उसे पहचानते हैं, इसलिए वो डर गया था। अम्मा ने ये बात मान ली। बाबूजी ने भी लाइबा को पसंद कर लिया। मेरी दोनों बहनें उसका हुस्न देखकर मानो एकदम सी पागल हो गई थी। मेरे कान में ये भी कह दिया, भैया अब इन्हें हम नहीं जाने देंगे। लाइबा दूर थी, मगर ये बात ना जाने उसने कैसे सुन ली। वहीं से बोली, शबाना, मेरा घर अब यही है। मेरे भाई बोल कर गए हैं, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम इस घर से कदम भी बाहर मत निकालना। लाइबा ने जो कहा था वो कर दिखाया। वो घर से निकलती ही नहीं थी। माँ को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। ऐसी आज्ञाकारी लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। भाई जो हुक्म दे गया उस पर कितना आज्ञाकारी बनकर अमल कर रही है। लगभग 3 महीने वो हारून की बहन बनकर घर में रही और मैंने महसूस किया कि घर का हुलिया धीरे धीरे बदलता जा रहा था। हर सुबह नई उजली और खिली खिली नज़र आने लगी। इस बारे में मैंने माँ से भी कुछ बात की थी। फिर माँ मुझसे एक और बात कहने लगी कि लाइबा कुछ भी कैसे भी खर्च करते रहती है। मना करती हूँ तो वो मुंह फुलाने लगती है। मेरे लिए शबाना और रिजवाना के लिए न जाने क्या क्या मंगवाती रहती है। कहती है ये पैसा और कब काम आएगा। मैंने लाइबा से पूछा तो वो गुस्से से बोली, देखो समीर, ये मेरी माँ के जेवरात हैं। उसने मेरे दहेज में देने के लिए रखे थे। ये जेवर मेरी माँ अपने दहेज में साथ लाई थी। मेरे बाप ने उन्हें छुआ तक नहीं था। माँ को आज नहीं तो कल उन्हें मेरे हवाले करना था। मैं उन्हें खुद ले आई और आइंदा मुझसे ऐसे सवालात मत करना। मैंने उसके बाद लाइबा को कभी नहीं टोका। माँ और बाबूजी ने जल्द ही उसे अपने घर के लिए शुभ चरण मानकर बहू बनाने की तस्वीर मेरे सामने रखी। मैंने अपनी इस परेशानी का झूठा इजहार किया कि हारून का कुछ अता पता नहीं मिल रहा है। खुदा जाने वो किस हाल में है और कहाँ है। इस झूठे ड्रामे के बाद मैंने माँ से कह दिया कि आप शादी की बात कर ले। मैं हारून को उसके आने पर विश्वास दिला दूंगा कि तेरी बहन मेरे साथ खुश है और मैं उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करूंगा। ये कहकर मैंने सभी लोगों को चुप करा दिया। फिर मेरी माँ बोलने लगी, ये मेरी मरहूम सहेली की लड़की है। बचपन में मैंने इसकी माँ को ज़ुबान दे रखी थी कि उसकी शादी अपने बेटे से करूँगी। उसने मरने से पहले लड़की मेरे पास भिजवा दी। मैंने उससे किया हुआ वादा पूरा किया और अब आगे तुम दोनों हमेशा एक साथ जहाँ भी रहो खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरी लाइबा एक बेहतरीन पत्नी साबित हुई। उसने बाबूजी की सेवा की, माँ की दुआएं ली। मेरी बहनों की शादियाँ धूमधाम से हुई। 2 साल के अंदर अंदर मेरे घर की काया पलट गई थी मानो। लाइबा ने जेवरात बेचकर मुझे रुपया दिया कि मैं किसी कारोबार में लगा दूं और मैंने उसके कहने पर ऐसा ही किया। घर में दौलत बरसने लगी। लाइबा मुझसे एक पैसा भी नहीं लेती थी। कहती थी मेरे पास अभी बहुत कुछ है, जब ख़त्म हो जाएगा तो आपसे मांग लूँगी। उसने मेरी बहनों के दहेज का बंदोबस्त खुद किया। ऐसा लगता था वो किसी मुल्क की मलिका है। उसका खजाना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं पूछता तो हंसकर हमेशा एक ही बात कहती, देख लेना, मैं तुम्हें भी अपना शहज़ादा बना दूंगी। दूसरे बरस मेरे घर बेटा, जिसका नाम परवेज़ मैंने रखा था, वो पैदा हुआ। लाइबा की कद्र कीमत और बढ़ गई। बाबूजी और अम्मा उसके दीवाने हो गए थे और नंदे भी उसकी दीवानी थी, यानी कि मेरी बहनें। ऐसी खूबसूरती पत्नी पाकर मैं अपने आप को दुनिया का खुशनसीब इंसान महसूस करने लगा था। मेरे रिश्तेदार, दोस्त, जिस किसी ने मेरी पत्नी की झलक देखी, तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकता था। झलक की बात मैंने इसलिए की क्योंकि लाइबा हमेशा छोटा सा घूंघट निकाले रखती थी। मेरी इजाज़त के बावजूद उसने हर एक से पर्दा कायम कर रखा था। वैसे भी उस ज़माने में शादी के बाद औरतें अपने रिश्तेदारों के सामने घूंघट निकाल कर ही रहती थी, मगर ज़माना बदल रहा था और ये रिवाज ख़त्म होता जा रहा था। लाइबा ने अपनी रविश कायम कर रखी थी और मुझे उसकी ये अदा बहुत पसंद थी। बाबूजी कहते थे ये लड़की कितनी शर्मीली है कि एक बच्चे के बाद भी इसकी शर्म हया ख़त्म नहीं हुई।
एक बार मैंने उससे हद से ज़्यादा घूंघट रखने की वजह पूछी। उसने कहा, समीर, मैं घूंघट इसलिए निकाले रखती हूँ कि कोई ऐसा आदमी तुम्हारे मिलने जुलने वाला या फिर तुम्हारा कोई रिश्तेदार मुझे देखे और उसकी नज़रें मुझ पर ख़राब हो जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती, इसीलिए मैं हमेशा खुद को बचा कर रखती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे उसके भोलेपन पर हंसी आ जाती और मैं उसे समझाने लगता कि ऐसा नहीं है। कई बार वो मुझसे कहती कि क्या भरोसा, तुम्हारे जो रिश्तेदार है उसमें कोई मेरा भी रिश्तेदार निकल कर आ जाए और वो मुझे पहचान ले। उसकी ये मासूमियत मानो मेरे दिल को हर बार छू लेती और मैं बस मुस्कुराता हुआ उसे ही देखते रह जाता। फिर मैंने उससे कहा, वैसे ये तुम्हारा घूंघट रखना मुझे बहुत पसंद है। वो खुशी से बेकाबू होकर मुझसे लिपट गई। कहने लगी कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। तुम्हें खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मुझे उस काम पर कभी मजबूर ना करना जो मैं नहीं कर सकती हूँ। उसने ये बात इसलिए कही थी कि वो घर की चौखट से बाहर कदम नहीं निकालती थी। कहती थी, मैंने माँ से कह दिया है कि हारून भाई मुझे बाहर कदम निकालने से मना कर गया है। मैं इस बात पर सारी उम्र कायम रहना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी इस आदत से समझौता करना पड़ेगा। घूमने के लिए तुम्हारे साथ रात के वक्त जहाँ चाहोगे चोरी चोरी चले जाया करूँगी, मगर बाबूजी और माँ को खबर ना होने पाए। लाइबा की इस आदत ने भी मुझे परेशान नहीं किया। मेरे बूढ़े माँ बाप को हर समय देखभाल की ज़रूरत थी। माँ की आंखें कमज़ोर हो गई थी, वो रात को कामकाज नहीं कर सकती थी। लाइबा का घर रहना मेरे लिए संतोष का कारण था। कभी रात गए हम आधे घंटे के लिए चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाते थे। फिर मैंने महसूस किया कि जब मैं उसे घर से बाहर निकालता हूँ मेरे साथ चलने के लिए, तब वो काफ़ी डरी डरी और सहमी हुई रखती है और मानसिक तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देती थी। जब बेटा हो गया तो फिर थोड़ा बहुत निकलना भी बंद हो गया। ये सर्दी की बात है। मेरी माँ किसी मामूली सी बात पर लाइबा से बिगड़ बैठी। मुझे वो पूरी बात याद नहीं आ रही। हाँ, शायद ये हुआ था कि लाइबा ने परवेज़ को हल्के हल्के कपड़े पहना दिए थे। उस रोज़ सुबह उसे ठंडे पानी से नहला भी शायद दिया था। माँ शोर मचाती रह गई, मगर उसने पानी गर्म नहीं किया। सर्दियों के आरंभिक दिन थे। माँ अपने पोते की ये दुर्गति नहीं देख सकी। लाइबा को डांटकर उन्होंने परवेज़ को गर्म कपड़े पहनाने दिए। लाइबा ने आँख बचाकर उसे गर्म कपड़े नहीं पहनाए, बल्कि यूँ कहिए कि जो माँ ने थोड़े बहुत पहनाए थे वो भी उतार दिए और फिर हल्के कपड़े पहना दिए। शाम के वक्त माँ की नज़र उस पर पड़ गई। बहू की इस अदा पर माँ को गुस्सा आ गया। अम्मा, तुम फिक्र मत करो, उसे सर्दी नहीं लगेगी। माँ बिगड़ कर बोली, तू तो ये बात ऐसे कह रही है जैसे दर्जनों बच्चे पाले हैं तूने। तेरे छोटे बहन भाई तक नहीं थे। तुझे बच्चों के बारे में क्या तजुर्बा है? लाइबा की ज़ुबान से न जाने कैसे गुस्से में ये अल्फाज निकल गए। खुदा ना करे अम्मा, जो मैं बगैर बहन भाई के हूँ, ऊपर वाला मेरे सब बहन भाई को सलामत रखे और आप मुझसे सिर्फ मेरी हद तक बात करें, माँ बाप और भाई बहनों की बात ना ही करें। लाइबा इतना कहकर अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। अम्मा बड़बड़ाती रही, मगर लाइबा ने परवेज़ को गर्म कपड़े नहीं पहनने दिए। रात को मैं घर लौटा तो माहौल थोड़ा तीखा नज़र आ रहा था। आज तेरी बीवी ने मेरे साथ 2 बदतमीज़ी की है। वो इस सर्दी में बच्चों को सिर्फ एक बारीक कपड़ा पहनाए हुए रखी थी। मैंने टोका तो लड़ने लगी। मुझे लाइबा के ये रवैये पर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। मैं कमरे में आया, वो मेरी ओर देखने लगी। परवेज़ पलंग पर सो रहा था। मैंने प्यार से पूछा, क्या बात है लाइबा, आज अम्मा से क्यों लड़ बैठी? उसने उदासी से जवाब दिया, समीर, मैं अब समझी हूँ। मायके के बगैर तुम्हारे समाज में औरतों की कोई कदर नहीं करता। मैंने अपने तन मन धन से तुम सबकी खिदमत की, लेकिन अम्मा ने आज फिर भी ताने दे दिए। मेरी समझ में सारी बात आ गई। मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ा और बोला, लाइबा, तुम्हारा बाप सलामत रहे। अब भी वक्त है, तुम कहो
तो चलकर उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। खुदा करे तुम्हारी माँ भी जिंदा हो, हम उन्हें अपने घर ले आएंगे। अगर किसी दिन हारून आ गया तो हमारा सारा ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा। मुझे हर घड़ी यही डर लगा रहता है और तुम भी डरती रहती हो, कहीं तुम्हारे मिलने वाले तुम्हें पहचान न ले। इस डर से घर से बाहर कदम नहीं निकालती हो। सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले तुम्हें घमंडी समझते हैं। ना जाने मैं और क्या क्या कहने लगा। इसके बाद मैंने उससे ये भी कहा कि मैं खुद शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को इस बुढ़ापे में तुम्हारी जुदाई का गम सहना पड़ रहा है। खुदा जाने उन पर क्या बीत रही होगी। तुम कहो तो मैं माँ और बाबूजी को सारी बातें बता दूँ। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी इस भूल को माफ़ कर देंगे। लाइबा बड़ी हैरानी से मेरी बातें सुन रही थी। तड़प कर बोली, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी। तुम अपनी माँ को समझा दो, मेरे घर वालों की बात ना ही करे तो अच्छा होगा। मैंने कहा, लाइबा वो हमारे इसी समाज की औरत है, कभी ना कभी ऐसी बात उनकी ज़ुबान से ज़रूर निकलेगी। और फिर तुमने उन्हें नाराज़ क्यों किया? इस सर्दी में बच्चों को सिर्फ एक बारीक कुर्ता पहना कर रखना, ये तुम्हारी कैसी अजीब जिद थी? लाइबा ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा करो। समीर इतनी सर्दी परवेज सह सकता है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मेरे बच्चे का मिजाज कैसा है ये मुझसे भला और कौन जान सकता है। लाइबा ने इतनी ही बात कही थी कि माँ अंदर आ गई। वो हमारी बातें दरवाजे की ओट से सुन रही थी। शायद वो जानना चाहती थी कि बहू इस मामले में उनके बेटे के कान कैसे भरती है, मगर यह मामला कुछ और ही हो गया। माँ मुझसे कहने लगी, समीर तूने मेरा दूध पिया है तो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मैं तो माँ हूँ तेरी, कभी अपना दूध नहीं बख्शूंगी। सच बता, लाइबा को कहाँ से लाया है, इसके माँ बाप कौन है? और आज सुबह भी इसने मुझसे कहा था, खुदा मेरे छोटे बहन भाई को सलामत रखे। मुझे शक तो पहले भी कई बार हुआ, मगर मैं बहू के आगे कुछ बोल नहीं सकी। आज तुम दोनों की बात ना सुनती तो कभी असली बात ज़बान पर ना लाती। सच बता, लाइबा के माँ बाप कहाँ रहते हैं और तू इसे कहाँ से भगा कर लाया है? मैं अब झूठ कैसे बोल सकता था? वो हर बात सुन चुकी थी। हारून वाला झूठा राज खुल चुका था। माँ बाबूजी को भी बुला लाई। वो पैरालाइज की वजह से पैर दबाकर चींटी की चाल चलते थे। ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे, मगर मामले की संगीनी की वजह से वो खुद मेरे कमरे में आ गए और मुझे लाइबा की मौजूदगी में सारी बात बतानी पड़ी। लाइबा गुमसुम चारपाई पर बैठी ज़मीन ताकती रही। बाबूजी ने खामोशी से सारी कहानी सुनी। कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुम जवान लोग बड़े जल्दबाज होते हो। अगर मुझे पहले ही सारी बात बता देते तो मैं बेहतर तरीके से लाइबा को ब्याह कर ले आता। फिर जो गुजर गया उस पर मिट्टी डालो। और अब हम सब तुम्हारे माँ बाप के पास जाएंगे। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का ना जाने क्या हाल हो रहा होगा। उन्होंने दुनिया के जुल्म से तंग आकर वीराने में पनाह ली, मगर दुनिया ने उन्हें वहाँ भी नहीं बख्शा। तुम्हें अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। मेरा हुक्म है कि कल ही उनके पास चलने की तैयारी करो। बाकी मामला मैं खुद ही उन्हें समझा लूँगा। अभी मेरे बाबूजी ये सारी बातें कर ही रहे थे कि लाइबा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कहने लगी, बाबूजी आप वहाँ मत जाइए, मेरे पिता बहुत ही जालिम हैं। उन्होंने मेरी जुदाई का गम अब तक सह लिया होगा। हम वहाँ जाएंगे तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अम्मा अब तक खामोश थी। उन्हें शायद बाबूजी ने बोलने से मना कर दिया था। लाइबा बाकी बात पर वो चुप ना रह सकी। बोली, ये बात तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब अपने बूढ़े माँ बाप के मुंह पर कालिक मल कर घर से फरार हो रही थी। हम शरीफ लोग हैं और शरीफ तरीके से बात को सुलझाना चाहते हैं। तुम्हें हर हालत में अपने माँ बाप से माफ़ी मांगनी होगी। लाइबा
मिट्टी के ढेर की तरह हो गई और रोने लगी। फिर उठी, मेरी तरफ देखा और बोली, समीर तुम क्या कहते हो? लाइबा ने पहली बार मेरे माँ बाप के सामने मुझसे इस तरह से बात की थी। मैं कुछ गड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, लाइबा तुम ये मामला बाबूजी पर छोड़ दो, वो तुम्हारे माँ बाप को समझा लेंगे, उन्हें अपने साथ यहाँ ले आएंगे। तुम कैसी बेटी हो कि ये नहीं सोचती कि वो बेचारे किस दुख की हालत में वहाँ होंगे। लाइबा हाथ उठाकर बोली, बस बस समीर, अब आगे कुछ मत कहो। मेरे माँ बाप का हाल क्या होगा ये मैं तुमसे और तुम सबसे बेहतर जानती हूँ। और अब तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा, मैं खुद ही जाकर उन्हें मना लूँगी। समीर तुम मुझे घर के दरवाजे पर छोड़कर वापस चले आना। मेरे पिता बहुत निर्दयी है, गुस्से में आकर तुम्हें कहीं नुकसान न पहुँचा दे। मैं जब उनका मूड ठीक कर लूँगी तो फिर आप सबको बुला लूँगी। दूसरे दिन मुझसे मिलने आ जाना। इस दौरान मैं उन्हें मनाने में कामयाब हो जाऊँगी। अगर दरवाज़ा तुम बंद पाना तो समझ जाना कि अभी मेरे माँ बाप राज़ी नहीं हो पाए हैं। इस हालत में आप लोग तीसरे दिन आ जाना। मेरी माँ बोली, ये क्या पहेलियाँ बुझा रही है? सही बात यह है तुम कल रवाना हो जाओ, समीर के पापा तुम्हें चौथे दिन लेने आ जाएंगे। उनके साथ मैं और समीर भी रहेंगे। परवेश को तुम घर ही छोड़ जाओ तो अच्छा है, यहाँ रहकर तुमने उसका हुलिया बिगाड़ कर रखा है। माँ बाप के पास जाकर तो और बच्चे का बुरा हाल कर दोगी। बाबूजी ने भी माँ का साथ दिया। कहने लगे, आजकल में वक्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। कल जुमेरात का दिन है, तुम चली जाओ, हम लोग सोमवार को लेने तुम्हें आ जाएंगे। समीर को अकेले हम तुम्हारे घर नहीं भेजेंगे क्योंकि तुम बता रही हो कि तुम्हारे बाप का गुस्सा तेज़ है। मैं खुद समीर के साथ रहूँगा। हाँ, कल समीर घर छोड़ने जा सकता है, मगर उसे अपने साथ अंदर मत ले जाना। लाइबा ने दुखी लहजे में कहा, ठीक है, मैं आपका हुक्म नहीं टाल सकती। अम्मा बोली, चलो लाइबा, अभी से अपना सामान रख लो। जेवरात जितने लाई थी उसकी फहरिस्त बना लो। ऐसा ना हो कि समधी जेवरात खा जाने के ताने दे। और समीर भी अब इस पोजीशन में है कि जो जेवरात तुमने बेची थी वो तुम्हें दोबारा बना कर दे सके। लाइबा बोली, अम्मा अभी से हिसाब किताब मत करो, ये सब बात की बातें हैं। मैं यहाँ से खाली हाथ ही जाऊँगी। मेरे पास मेरे सबसे कीमती चीज़ है, जब उसे ही साथ नहीं ले जा सकती तो बाकी सब चीज़ें तो बेकार ही है। समीर मेरी सबसे बड़ी दौलत है, यही मेरा ख़जाना था। मैं पहले समझा था कि लाइबा अपने बेटे को दौलत कह रही है, मगर वो मुझे अपना ख़जाना समझ रही थी। बाबूजी ने उसे तसल्ली दी। अम्मा मेरे चेहरे का रंग देखकर खामोश हो गई। अजीब सी उदासी का माहौल छा गया। उस रात किसी ने खाना भी नहीं खाया। वो अजीब रात थी। लाइबा ने मुझे इतना प्रेम, आत्मसमर्पण और गर्मजोशी दी कि जैसे मैं कोई देवता हो। और वो पुजारन सारी रात मुझे चूम चूम कर रोती रही, मुझसे लिपट कर कह रही थी, न जाने मेरा बाप फिर तुमसे मिलने देगा भी या नहीं। आज मेरे और तुम्हारे मिलन की आखिरी रात ना हो, तो अगर ऐसा हो जाए तो परवेज़ मेरी निशानी तुम्हारे पास ही रहेगी। तुम इसे पूरी सर्दियों में गर्म कपड़े मत पहनाना, यह गर्म मिजाज का बच्चा है, ऐसी सर्दी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपनी अम्मा को ये बात समझा देना, वो मुझे बच्चे का दुश्मन समझ बैठी है। वो रात बीत गई। सुबह अम्मा ने हमारे जाने का प्रबंध कर दिया, खाना भी तैयार कर दिया। लाइबा बोली, अम्मा यहाँ से थोड़ी देर का तो फासला है, मैं खाना घर के अंदर नहीं ले जा सकती। समीर अभी घंटे भर में वापस आ जाएंगे, खाना खराब मत करें। लाइबा अपने बेटे परवेश को देर तक चूमती रही। अम्मा से माफ़ी मांगी। उसने अपना गुस्सा भूलकर दुआएं दी। मैंने उसे साइकिल पर बैठाया। 2 साल बाद फिर उसी रास्ते पर गुजर रहा था। झाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी थी रास्ते पर, और रेत के ऊंचे नीचे टीलों को पार करता हुआ मैं उसी मैदान में पहुंचा। सड़े गले भूसे का ढेर अब भी मौजूद था।
लाइबा साइकिल से उतर गई, कहने लगी, पैदल चलो वहाँ तक। वो मुझे देखती चलती गई। मैंने कहा, मुझे प्यास लग रही है, अगर पानी पिला सकती हो तो अच्छा होगा। वो बोली, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर पानी ले आती हूँ। मुझे अम्मा की नसीहत याद आ गई। अम्मा ने मुझसे कहा था कि बेटा वहाँ पर पल भर भी मत रुकना, ऐसा ना हो उसका बाप बाहर निकलकर तुम पर हमला कर दे, खुदा जाने किस मिजाज का आदमी हो। लाइबा मेरे जहन की बात समझ गई और बोली, पीछे मेरी बकरी बांधी है, मैं पीछे से कूद कर जाऊंगी, साथ ही हमारा गोदाम है, तुम्हें कोई नुकसान वहाँ नहीं पहुँचाएगा, बेफिक्र रहो। मैं नहीं रुका, बुज़दिली उभर आई। बोला, नहीं अब जाने दो, सोमवार को हम लोग आएंगे, देखते हैं तुम अपने ससुराल वालों की कैसी आवभगत करती हो। और वो फिर हसरत से बोली, अच्छा नहीं रुकना चाहते हो तो जाओ। ये कहकर वो मेरे हाथों को बेतहाशा चूमने लगी। फिर बोली, मुझे दरवाजे तक भी छोड़ने नहीं आऊँगे। मैंने उसे समझाया कि दीवानी मत बनो, हम सब तुम्हें लेने आएंगे। अगर तुम्हारा दीवाना बाप नहीं माना तो अदालत के ज़रिए मैं तुम्हें हासिल कर लूँगा। तुम मेरी पत्नी हो, कानूनी कार्रवाई मुझे बहुत अच्छे से आती है। वो अजीब अंदाज में हंसी। मैं साइकिल पर सवार होकर पीछे मुड़कर देखता हुआ चलता रहा, यहाँ तक कि वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई। घर आया तो परवेश चीख पुकार मचा रहा था। अम्मा ने उसे गर्म कपड़े पहना दिए थे। उसके रोने चिल्लाने का शोर अब हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मुझे लाइबा की बात याद आ गई। इसे गर्मी बहुत लगती है, हल्के कपड़े पहनाना। अम्मा की नाराज़गी मोल लेकर मैंने उसके कपड़े बदल दिए। वो चुप हो गया, जैसे उसे करार आ गया था। तो शायद इस चीख पुकार से परेशान हो गई थी। न जाने किस नस्ल की औरत थी कि बच्चे को भी अंगार जैसा बनाकर रखी है। 2-3 दिन मैंने जिस बेकरारी से गुजारे वो मैं ही जानता हूँ। परवेज़ अम्मा से नहीं संभल रहा था। अम्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। खुद ही कहने लगी कि लाइबा को जाकर ले आते हैं जल्दी से। चौथे दिन मैंने टांगे का बंदोबस्त किया और उस टांगे में अम्मा परवेज़ को लेकर पीछे बैठ गई। मैंने बाबूजी को सहारा देकर आगे बैठा लिया। जैसे जैसे लाइबा का घर नज़दीक आने लगा, परवेज़ खुशी से मानो चिल्ला उठा। बच्चा माँ की खुशबू मीलों दूर से सूंघ लेता है, देखो कैसे खुश हो रहा है। जहाँ तक टांगा गया वहाँ तक हम आराम से गए। मैंने अपनी साइकिल टांगे में ही रख ली थी। फिर झाड़ियों से सटा रास्ता शुरू हुआ तो बाबूजी को साइकिल पर बैठा लिया। टांगे वाले से घंटे भर का इंतज़ार का कहकर हम लोग वहाँ से आगे चल दिए। साहब ठहरो, मैं अपना टांगा दरख्त से बांध देता हूँ, वहाँ कुछ खाना पीना मिलेगा तो मैंने नाश्ता ढंग से नहीं किया था, मैं भी चलता हूँ। टांगे वाले ने साइकिल संभाली, मैंने अम्मा को सहारा दिया। गिरते पड़ते झाड़ियों से हम लोग मैदान में पहुँचे। बाबूजी देखिए, लाइबा का घर उसके पीछे है, बस हम अभी पहुँच जाएंगे। बाबूजी चुप रहे, किसी गहरी सोच में थे। कैसे पागल लोग हैं, सारी दुनिया को छोड़कर कहाँ आकर बसे हैं। उसके बाद जैसे ही टीले पर मेरी नज़र गई तो मानो नज़रों को चक्कर आने लगा। लाइबा के मकान की जगह पुराने मकान की मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था और देखकर ऐसा लग रहा था कि मकान कभी हुआ होगा, लेकिन इस वक्त तो खाली खंडर के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। और उससे ज़रा से फासले पर मिट्टी की ईंटों के और बहुत सारे खंडरात नज़र आ रहे थे। मुझे वहाँ का माहौल देखकर बहुत अजीब लग रहा था। फिर एक आवाज़ आई, साहब आप लोग कहाँ जाएंगे? बाबूजी ने मेरी तरफ देखा। दहशत के मारे मेरी आंखें फटी हुई थी। कांपती हुई आवाज़ में बोला, बाबूजी यहीं था लाइबा का घर। टांगे वाले ने मुझे हैरानी से देखा। बोला, बाबूजी इस बस्ती को तबाह हुए सालों से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। मेरे दादा बोलते थे कि इस बस्ती में हमेशा से जिन्नातों का बसेरा था। यहाँ पर इंसानी बस्ती को उन्होंने कभी बसने ही नहीं दिया और जब भी कोई इंसान यहाँ पर बसने आता तो उसे तहस नहस कर देते थे, क्योंकि जिन्नात अपनी जगह पर इंसानों का दखल बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप कहीं जिन्नों के चक्कर में तो नहीं आ गए?
टांगे वाले ने इतना ही कहा था कि झाड़ियों में सरसराहट हुई। मैं बुरी तरह से उछल पड़ा। मैंने भयभीत होकर पीछे देखा। एक सफ़ेद बिल्ली निकली। सामने आकर 2 मिनट तक हम लोगों के इर्द गिर्द चक्कर काटती रही, फिर भागती हुई गई और सामने वाले खंडर के अंदर खुद मानो कहीं गायब हो गई। उस बिल्ली की आंखों में मैंने गुस्सा और मोहब्बत दोनों देखा था। जिस अंदाज में मुझे देख रही थी, खुदा की कसम बिल्कुल वही था जो लाइबा का अंदाज था। कभी भी वो मुझसे नाराज़ होती थी तो ऐसी ही मीठी नज़रों से देखती थी कि उसका गुस्सा मोहब्बत में घुलता साफ महसूस होता था। अचानक वो बिल्ली वहाँ से चले गई और अचानक से एक आंधी चलने लगी। आंधी इतनी तेज़ थी कि संभाल पाना खुद को मुश्किल हो रहा था। वो एक भवंडर था जो अक्सर मैदानी इलाकों में उठता है, और ये बताने की गुंजाइश नहीं रही क्योंकि बाबूजी ने उसी समय हमसे कहा था, ऊंची आवाज़ में ऊपर वाले का नाम लो। मेरे बदन में कपकपी सी छा गई। हम सब लोग भागने लगे। कुछ लम्हे पहले किलकारियाँ मारता हुआ परवेज़ अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। हम गिरते पड़ते टांगे तक पहुँचे। परवेज़ लगातार रो रहा था। मेरी समझ में अब लाइबा की बात आई कि यह गर्म मिजाज का बच्चा है, इसे हल्के कपड़े पहनाकर घर में ही रखना। परवेज़ गुमसुम हो गया। अम्मा ने उसी समय टांगा भिजवाकर एक आमिल को बुलवाया और उन्हें सारी बात बताई। ये बच्चा ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। आप लोग मानसिक तौर पर इसकी जुदाई के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इसकी माँ इंसान नहीं, एक जिन है। शायद वो तुम्हारे बेटे से मोहब्बत करने लगी थी, मगर याद रखना, ये लोग हम इंसानों की तरह नहीं होते हैं। अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो इनका गुस्सा इंसानों की तरह जल्दी समाप्त नहीं होता। ये उस इंसान के परिवार की नस्लें तबाह कर देते हैं, और ये आग के बने होते हैं और हम मिट्टी के। और उसी रात परवेज़ भी सोते में हमसे सदा के लिए बिछड़ गया। और जो मेरी अम्मा थी, वो अब तक परवेज़ को गर्म कपड़े पहनाने के लिए इतना ज़िद करती थी, उसका इतना ख्याल रखती थी, वो उसी रात परवेज़ को जल्द से जल्द घर से बाहर निकालने के लिए चिल्ला रही थी। मैं और बाबूजी दोनों ही मोहल्ले वाले को समझा रहे थे कि क्या हुआ। वैसे मैं तो आज बूढ़ा होने के बावजूद भी इस घटना को नहीं भुला पाया हूँ। तो दोस्तों, ये थी एक जिनज़ादी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।